स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। और आज हम लोग आज क्लास में कराए गए टेस्ट का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज जैसे संडे था तो आज हम लोग साप्ताहिक टेस्ट कराए थे, तो उनका आज हम लगभग 1 से 100 तक के प्रश्नों को आज हम लोग इस टेस्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज लगभग हर एक तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। और ये जो प्रश्न है आपका, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और जो भी लोग आज टेस्ट में भाग लिए थे तो वो लोग सारे लोग अपना डिस्कशन देखें और इस डिस्कशन को अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कर दें। तो और अपना कॉपी पेन निकाल के और तैयार हो जाएं लिखने के लिए हमारे साथ साथ। ठीक है, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं हम लोग पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो आसानी से नष्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए उसको हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग का कागज है, फल फ्रूट्स के छिलके हैं, ये सब क्या है, जैव निम्नीकरण है। जो आसानी से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन वही वही अगर हम पॉलिथीन की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ये सब क्या है, जैव अनिम्नीकरण है, मतलब जल्दी नष्ट नहीं होगा। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि कौन यहाँ पे जैव निम्नीकरण का बहुलक। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण यहाँ पे हम मतलब पूछा है कि कौन इसमें जो है आसानी से नष्ट किया जा सकता है। तो आपका ध्यान रखना है कि नायलॉन 2 और नायलॉन 2 और जो नायलॉन 6 है, ये आपका जैव निम्नीकरण है। बाकी जो भी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, खास करके इसमें जो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 दोनों इसमें ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसको बोलते हैं हम लोग जैव निम्नीकरण। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कि ये जो नायलॉन है, नायलॉन क्या है, पहली बात ध्यान रखना आपको, ये नायलॉन है कृत्रिम रेशा। प्रश्न आता है यहाँ से कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, उसका नाम ध्यान रखना है आपको, नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन। इसके अलावा और ये जो नायलॉन है, ये पूर्ण संश्लेषित रेशा है। पूर्ण संश्लेषित रेशा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे कि मानव निर्मित, अगर प्रश्न आ जाए कि मानव निर्मित प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा, मानव निर्मित प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा, तो आपको नाम रखना है, उसका नाम है रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा का नाम अगर पूछा जाए तो आपको आंसर करना है रेयॉन। इसके अलावा ये तो कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल। इसकी अगर हम बात करें प्राकृतिक रेशे की, जैसे आपका प्राकृतिक रेशा में आपको ध्यान रखना है कुछ नाम। जैसे हमने कहा कि जो प्राकृतिक रेशा हो, जैसे हमने कहा कपास भी यहाँ पे रेशा है। ठीक है, जैसे हमने कहा जूट भी यहाँ पे रेशा है। जैसे हमने कहा ऊन, ठीक है, ऊन, ये सभी क्या है, जैसे आपका कहलाएगा प्राकृतिक रेशा कहलाएगा। और ये सब आपका है कृत्रिम रेशा। ठीक है, कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा। तो मानव निर्मित प्रथम प्राकृतिक रेशा का नाम है नायलॉन। ठीक है, और ये पूर्ण संश्लेषित रेशा है। अगर प्रश्न आता है कि अर्ध संश्लेषित रेशा, तो आपको आंसर करना है रेयॉन और प्राकृतिक रेशा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना एक जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है, यहाँ पे बहुलक, तो जो बहुलक होता है, ये बहुलक क्या होता है, तो बहुलक का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े से अणु का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं बहुलक कहते हैं। और जिस चीज से मिलकर ये बड़े अणु बनते हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे अणु हैं, इसे कहा जाता है मोनोमर। इसे कहते हैं मोनोमर और ये कहलाता है पॉलीमर। ठीक है, छोटे छोटे अणु को बोलते हैं मोनोमर, ऐसे हिंदी में कहते हैं एकलक और इसे कहते हैं बहुलक। ठीक है, जैसे अगर हम एक दो एग्जांपल ले लें, जैसे हमने कहा यहाँ से, ठीक है, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे, अगर हमने यहाँ पे छोटे छोटे अगर बुनिया मिला दें तो बन जाएगा आपका लड्डू। ठीक है, बुनिया को आपस में कर देंगे तो आपस में मिला देंगे तो बन जाएगा आपका लड्डू, बन गया। इसका मतलब जो लड्डू है, लड्डू किसका पॉलीमर है, बुनिया का पॉलीमर है। इसके अलावा हम अगर बात करें, जैसे हमने कहा इथीन, अगर हम बहुत सारे एथीन को मिला दें, एथीन को मिलने से क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक। ठीक है, तो बहुत सारे एथीन जब मिलेंगे, एथीन के अणु जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन मिलेगा। ये सट रहा है यहाँ पे, इसको नीचे कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है।
बहुत सारे एथीन जब मिलेंगे तो बनेगा पॉलीथीन, यानी कि जो पॉलीथीन है किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक। इसके अलावा बात करें हम, अगर हम बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को जोड़ दें, विनाइल क्लोराइड, अगर हम बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को आपस में जोड़ दें तो आपका बन जाएगा PVC, यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है कि मोनोमर छोटे होते हैं, पॉलीमर बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एक और चीज, जैसे हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे हमने अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड, लगभग 20 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिए, क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है किसका बहुलक है, तो अमीनो एसिड का बहुलक। ठीक है, उसी तरह आपको ध्यान रखना है दो तीन चीज जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न आता है आपका कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आपको आंसर करना है आइसोप्रीन। ठीक है, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। इसके अलावा ध्यान रखना आपको नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 किसका बहुलक है, नायलॉन 6 बहुलक है कैप्रोलैक्टम का। बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, जो नायलॉन 6 है ये आपका बहुलक है कैप्रोलैक्टम का। ठीक है, नायलॉन 6 बहुलक है, इसका मोनोमर क्या कहलाएगा, कैप्रोलैक्टम कहलाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना आपको एक और, नायलॉन 6 ये आपका है हेक्सा, हेक्सा मिथिलिन, हेक्सा इथिलीन, सॉरी, हेक्सा इथिलीन, हेक्सा इथिलीन, हेक्सा इथिलीन डायमीन। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपको एक और, ठीक है, बेकेलाइट, बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो ध्यान रखना आपको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्र जो आपका बहुलक है वो आपका कहलाएगा बेकेलाइट कहलाएगा। ठीक है, और आप ये पढ़ चुके हैं कि जो पीवीसी है, पीवीसी किसका बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का। ये सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नायलॉन 6 हेक्साइथिलीन डायमीन। ठीक है, नायलॉन 6 आपका कैप्रोलैक्टम है, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, तो आइसोप्रीन का, या प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या, आइसोप्रीन। ठीक है, एथिन का बहुलक, एथिन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिन का। ठीक है, प्राकृतिक रेशम आपको ध्यान रखना, कपास है, जूट है, ऊन है। ठीक है, रेशम भी आपका इसी में आ जाएगा, प्राकृतिक रेशा में। ठीक है, चलिए, और मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा का नाम है आपका नायलॉन, और अर्ध संश्लेषित के पूछेगा तो आंसर होगा रेयॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा है इसरो, और इसरो का निसार निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है। यहाँ पे प्रश्न है, इसका नाम है निसार, और ये निसार जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जो निसार है, ये निसार नासा और इसरो। ठीक है, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा, नासा और इसरो। ध्यान रखना आपको, पहली बात, नासा की स्थापना हुआ है 1958 में। ठीक है, और इसरो की स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाने का काम किया जिसको बोलते हैं निसार, निसार। पहली बात, निसार का फुल फॉर्म होता है नासा एंड इसरो, नासा इसरो एपर्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो एपर्चर रडार। और ये जो निसार उपग्रह है, ये निसार उपग्रह छोड़ा गया है 2025 में, अक्टूबर 2025 में छोड़ा गया ये श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और ये जो निसार है, ये निसार जो है, निसार, इसकी बात करें, निसार जो GSL सॉरी PSLV, PSLV F-16, PSLV F-16 के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया निसार। ठीक है, तो पूछा, हमसे प्रश्न पूछा है कि जो इसरो का निसार निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त मिशन है, तो आपका आंसर होगा नासा के साथ। यानी इसरो ने नासा के साथ मिलकर एक लॉन्च किया है, उसका उस मिशन है, उसका नाम है निसार। और निसार को छोड़ा गया है PSLV F-16 के द्वारा, और इसको छोड़ा गया है अक्टूबर 2025 में। और ये अमेरिका कहाँ छोड़ा गया, तो श्रीहरिकोटा छोड़ा गया है। नासा की स्थापना 1958 में हुआ है। नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका का। इसरो भारत का है, इसरो का स्थापना 1969 में हुआ है, और इसरो का मुख्यालय आपका बंगलुरु में। इसके अलावा CNES किसका अंतरिक्ष एजेंसी है, फ्रांस का। ESA किसका है, यूरोपियन यूनियन का। उसी तरह जाक्सा किसका है, जापान का। जैसे हम लोग का भारत का इसरो है, उसी तरह जापान का जाक्सा है।
जापान का जाक्सा है, यूरोपियन यूनियन का ईएसए है, और सीएनईएस आपका फ्रांस का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये है अंतरिक्ष, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला है, शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है। ठीक है, रक्त समूह दुर्लभ है। सबसे पहले हमें समझना है कि ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप है समझना हमें, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जिसको हम लोग बोल देते हैं रक्त समूह, रक्त समूह। ये जो रक्त समूह है, इस रक्त समूह की खोज करने वाले हैं कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 में खोजा गया है ब्लड ग्रुप। और ये जो ब्लड ग्रुप है, इसमें इसे एक और नाम जानते हैं, इसे कहा जाता है एबीओ सिस्टम। ठीक है, या एबीओ प्रणाली। ठीक है, एबीओ प्रणाली की खोज भी किया है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। और इसमें ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में एक ब्लड कार्पल्स, उसका नाम है आरबीसी। इस आरबीसी की सतह पर क्या होता है, कुछ एंटीजन होते हैं। आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन। ठीक है, और आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होता है, इस एंटीजन का नाम रखा गया है एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक को बोलते हैं एंटीजन ए, एक कहलाता है एंटीजन बी। और ये जो एंटीजन ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अगर किसी के ब्लड में अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, ओ को हम लोग जीरो ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, ओ को जीरो ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, और तीनों को बोलते हैं एक साथ, इसे कहा जाता है एवीओ ब्लड ग्रुप या फिर एवीओ सिस्टम, इसे एवीओ प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी पे एंटीजन, अगर प्रश्न आ जाए कि एंटीजन कहाँ होता है, तो आरबीसी के सतह पर होता है। ठीक है, और अगर किसी के ब्लड में अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, ये आपका है, ध्यान रखना, इसको एंटीजन बोलते हैं, और ये आपका है ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा उसका ए बी, और कोई भी एंटीजन अगर नहीं है ब्लड ग्रुप होगा ओ। इसका मतलब यहां से प्रश्न बन गया कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन होता है, कौन है, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप इसमें है, इसमें दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों दिख रहा है। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसके अलावा अब तो पता चल गया हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। इसके अलावा एक ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसके लिए हमने पता किया आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर की खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। कार्ल लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा खोजा गया क्या, तो आरएस फैक्टर। और ये आरएस फैक्टर बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो हमारे आरबीसी की सतह पर एक और प्रकार का फैक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं आरएस फैक्टर। और अगर किसी ब्लड ग्रुप में अगर आरएस फैक्टर है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर आरएस फैक्टर नहीं है तो उसका मतलब होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो आरएस फैक्टर होगा तो पॉजिटिव, और अगर आरएस फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कि जो जबका ओ नेगेटिव है, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इस ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वदाता, इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वदाता। और ध्यान रखना है, ओ नेगेटिव में अगर नेगेटिव, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, इसमें आरएच फैक्टर नहीं है। ठीक है, आरएच एंटीजन इसमें नहीं है। इसके अलावा जो ए बी पॉजिटिव होता है, इस ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं सर्वग्राही, ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है, और हमसे पूछा है सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में अगर आंसर की अगर बात करें, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एबी नेगेटिव। एबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा नंबर पे रेयरेस्ट की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। और सबसे ज्यादा रेयरेस्ट की अगर बात करेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा रेयरेस्ट की बात करें उसका नाम होगा गोल्डन ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड ग्रुप। यह है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है, सबसे दुर्लभ, क्योंकि ऑप्शन भी है नहीं, तो सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है गोल्डन ब्लड। ठीक है, सबसे दुर्लभ ब्लड गोल्डन ब्लड। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ए बी निगेटिव। ठीक, और एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी के सतह पर होता है। एंटीजन ही डिसाइड क्या करता है, ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन होगा, एंटीजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा सर्वदाता किसको बोलते हैं, तो ओ निगेटिव को। सर्वग्राही किसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव को। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, कार्ल लैंडस्टीनर को। उसके अलावा आरएस फैक्टर की खोज 1940 में किया गया है स्टीनर और विनर के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है आपको दो ब्लड ग्रुप, क्योंकि आगे प्रश्न मिलेगा आपको एक और यहाँ से प्रश्न ए बी और ओ के बारे में।
ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन है, और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एक भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने के लिए उस पर एक प्रक्रिया चला जाता है, एक महाभियोग जैसा प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पीचमेंट। जो महाभियोग है, ये महाभियोग शब्द मुख्य रूप से राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और महाभियोग का प्रावधान राष्ट्रपति पर चलाने के लिए ये प्रावधान लाया गया पहली बात अमेरिका से। और ये जो महाभियोग है, इस महाभियोग का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 61 में। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या फिर संविधान का अतिक्रमण करता है, मतलब कि संविधान से इतर आके कोई अपना कुछ फैसला करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, इस स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग की चर्चा है संविधान के 61 में। दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर महाभियोग लगाएगा कौन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने काम है संसद का। और यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है कौन, संसद के सभी सदस्य। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। जिस भी सदन में यह प्रक्रिया की शुरुआत होगा, उस सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक। उसके बाद लोकसभा 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर से ये ये जो आपका ये प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा, और इस 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति अपना पक्ष संसद में आकर रखेंगे या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, और अगर इस पक्ष राष्ट्रपति के इस बातों से या फिर राष्ट्रपति के पक्ष रखने से अगर संसद असंतुष्ट होती है, संतुष्ट अगर नहीं होती है, फिर क्या करेगा कि आगे की प्रक्रिया जारी रहेगा और प्रत्येक सदन को 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, और 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा भारत के राष्ट्रपति को। और चूंकि संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद और सभी राज्यों की विधानसभा के। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में जो है सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने में विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि विधानसभा के सदस्य चुनने में तो भाग लिए हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उसको हटाने में भाग नहीं लिए हैं। ठीक है, और वही बात कि राष्ट्रपति को चुनने में मनोनीत सदस्य ने भाग नहीं लिया था संसद का, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ये एक जैसा, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को चुना गया, उस सदस्य को राष्ट्रपति को हटाने में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। और राष्ट्रपति का जब महाभियोग जिस दिन पारित हो जाएगा, उस दिन से ही राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है, और राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यभाग राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए ध्यान रखना ये। और महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, प्रावधान लाया गया अमेरिका से, और उल्लेख है आपका संविधान के अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इसको मिलाना है हमें। जैसे दे रखा है आपका, जैसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो शुरू किया गया था, ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इजराइल ईरान जो युद्ध चल रहा था, उस दौरान जो है इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया, इसके द्वारा तो भारत के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड, ये शुरू किया था ईरान ने, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 4, 1, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, जैसे आपका ऑपरेशन कावेरी है। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, म्यांमार में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा।
ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने लगी? ठीक है, हमें पता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट लाए गए थे और उस 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ध्यान रखना सबसे पहले की जो प्रतियोगी परीक्षा है, ठीक है, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू करने वाला देश था, उसका नाम था चीन। विश्व में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का शुरू करवाने वाला देश है चीन। इसके अलावा ये प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन खास करके होता था सिविल सेवा में, यानी कि आईसीएस अधिकारी बनने के लिए ले जाता था कंपटीशन का एग्जाम, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा। और जो सिविल सेवा ब्रिटिश अधिकारी बहुत सारे सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे और उस अपने अधिकारियों के माध्यम से काम किया करते थे। तो सिविल सेवकों का सबसे पहले क्या होता था, सिविल सेवकों का जो प्रतियोगी परीक्षा होता था वो होता था कहां पे, लंदन में। यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि सिविल सेवकों की जो भर्ती होगी उसके लिए कंपटीशन एग्जाम होगा, कहां होगा, वो लंदन में। ठीक है, और उसके बाद लंदन के बाद भारत के बहुत सारे लोगों ने मांग करने लगा कि जो सिविल सेवकों का एग्जाम हो रहा है वो भारत, लंदन के साथ साथ कहां, भारत में होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत हुआ है कब, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बाकी 1919 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ है कि सिविल सेवकों की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका आयोजन कहां होने लगा, भारत में। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा इसका आयोजन कहां होने लगा है, भारत में। और भारत में पहली बार आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए इसके अलावा 1909 को बोलते हैं हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 के अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को दिया गया है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया है, इसके द्वारा ध्यान रखना है 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा 1892 के अधिनियम के द्वारा ध्यान रखना आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होता है 1892 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए, और बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया है, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है 1892 के अधिनियम के द्वारा। और बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया है 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम द्वारा आपको जो वायसराय है, ठीक है, वायसराय, इस वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहली बात जो स्टॉकहोम है, ये स्टॉकहोम राजधानी है किसका, स्वीडन का। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन का। और इस स्टॉकहोम जो स्वीडन है, स्टॉकहोम से एक पुरस्कार जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार। और ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार को बोलते हैं जल का नोबेल पुरस्कार। इसे कहा जाता है जल का नोबेल पुरस्कार, यानी जल के संरक्षण वगैरह के बारे में जल का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। जल का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार, इसे कहा जाता है जल का नोबेल पुरस्कार। तो 2026 में जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है वो दिया गया है कावे मदानी को। ठीक है, तो कावे मदानी ने 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। इसके अलावा 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा जाता है, नहीं, ये आपका यूएनईपी के नहीं दिया, बल्कि ये स्टॉकहोम यानी स्टॉकहोम से, यानी जो यहाँ पे स्टॉकहोम जो स्वीडन है, यहाँ के जो राजा होते हैं, राजा के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे एक संस्था है, ध्यान रखना है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बोला है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, तो नहीं, ये गलत है, इसमें सिर्फ आपका केवल एक सही। ठीक है, और स्टॉकहोम से ही एक और पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है स्टॉकहोम से, क्योंकि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, उसमें 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहां से मिलता है, स्टॉकहोम से। बाकी शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है कहां से, वो मिलता है आपका कहां से, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ठीक है, चलिए, और स्टॉकहोम राजधानी है किसका, तो स्वीडन का। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट, अगला है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम लोग अदृश्य बेरोजगारी, ऐसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी भी काम को कर रहे होते हैं, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम कर रहे होते हैं, मतलब जहां पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है,
जहां पे जरूरत नहीं काम करने का वहां फिर भी लोग काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी, ऐसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। अब ये जो प्रछन्न बेरोजगारी है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है कृषि क्षेत्र में, सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में, जहां पे लोगों को जरूरत नहीं है फिर भी लोग 10 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। और ये जो ध्यान रखना, अदृश्य बेरोजगारी में जो कुल सीमांत उत्पादकता होता है, अदृश्य बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता होता है शून्य या जीरो। आपके रहने नहीं रहने से उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रछन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता होता है शून्य, यानी कि जीरो होता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र? कृषि। और कृषि को हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कृषि को बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक प्रछन्न बेरोजगारी कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में देखने को ही हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अगला। अब यहाँ पे दे रखा है आपका सिखों के कुछ गुरु, उससे दे रखा है उनके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है जो सिख धर्म है, सिख धर्म, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया और सिख धर्म के पहले गुरु भी बने गुरु नानक। और ये जो गुरु नानक है, गुरु नानक जब सिख धर्म को स्थापित किए तो गुरु नानक ने इस धर्म में यानी कि सिख धर्म को अधिक से अधिक लोग अपनाए, क्योंकि सिख धर्म एक नया धर्म माना जाता है। क्योंकि हम लोग के जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सबसे नवीनतम धर्म माना जाता है किसको? सिख धर्म को। जो सिख धर्म है, सिख धर्म को अधिक से अधिक लोग जुड़े, सिख धर्म को अधिक से अधिक लोग अपनाए, इसलिए गुरु नानक ने एक प्रथा शुरू किया था जिसको बोलते हैं संगत, पंगत। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लंगर, लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे गुरु नानक। सबको रहना है साथ में, सब मतलब कि रहने के लिए आवास मिलेगा, सब मतलब कि रहने के लिए सबको रहने के लिए मिलेगा, खाने पीने के लिए मिलेगा। ठीक है, और तो इनके द्वारा शुरू किया गया था संगत, पंगत या फिर लंगर की व्यवस्था। तो गुरु नानक ने शुरू किया था संगत पंगत की व्यवस्था, यानी कि एक का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगर ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। ठीक है, एक का चला गया 2 तो ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उसमें सबसे पहले हैं गुरु नानक। और गुरु नानक के जो शिष्य थे उसका नाम था लहना, और उस लहना को ही हम लोग नाम जानते हैं किस नाम से? तो गुरु अंगद के नाम से। ठीक है, जो सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, ध्यान रखना आपको, सबसे पहले है गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक, ठीक है, गुरु अंगद, ये सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हैं। नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इसमें ध्यान रखना आपको 2 नाम। इसमें जो गुरु अर्जुन देव है ये सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। 2 सिख गुरु ऐसे हैं जिनकी हत्या मुगल शासकों के द्वारा करवा दिया गया, जिसमें एक है अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, और अर्जुन देव के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, इसको हम लोग हर मंदिर के नाम जानते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, और साथ ही इन्हीं के द्वारा सिखों की पवित्र ग्रंथ का नाम है जिसको हम लोग बोल देते हैं आदि ग्रंथ। तो सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो अकाल तख्त है, अकाल तख्त का निर्माण करवाए थे, अकाल तख्त का निर्माण करवाए थे वो है हरगोविंद। ठीक है, और जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर का घेराबंदी भी करवाए थे कौन? तो हरगोविंद। ठीक है, इसके अलावा जो गुरु नानक है ये पहले गुरु हैं। गुरु अंगद जिसका नाम लहना था, गुरु अंगद के द्वारा ही शुरू किया गया था सिखों की एक लिपि, उसका नाम है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करवाए थे गुरु अंगद। ठीक है, इसके अलावा रामदास, इस रामदास के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा, इस रामदास के सिखों के चौथे गुरु हैं, और जो रामदास है इस रामदास के द्वारा ही जो अमृतसर शहर की स्थापना करवाया गया।
अमृतसर शहर की स्थापना करवाए हैं रामदास, और इस अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए अर्जुन देव, और इस स्वर्ण मंदिर पर सोना चढ़वाने काम किए राजा रंजीत सिंह। ठीक है, राजा रंजीत सिंह। इसके अलावा ध्यान रखना है, सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहते हैं, इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब। सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, और इनका संबंध है बिहार से। बिहार में जन्म हुआ है पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का। इनके द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला, और इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। चलिए, हमें मिला लेना है थोड़ा सा आंसर। तो गुरु नानक है संगत। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार हमने बताया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद ने किया। आंसर मिला दिया आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, इसी के दर में टोटल 10 गुरु हैं। 5वें गुरु और 9वें गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा करवाया गया है, एक का अर्जुन देव और एक का आपका औरंगजेब। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में महादेव गोविंद रानडे और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में नहीं बल्कि 1800 इसकी स्थापना 1870 में हुआ है। ठीक है, और शुरुआत इसमें नींव रखा गया था 1867 में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में काम करना प्रारंभ किया 1870 से। 1867 में ही पूना सार्वजनिक सभा की नींव रखा गया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कहीं आपको डेट मिलेगा 1867, कहीं मिलेगा 1870, तो दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं करना। ज्यादातर एग्जाम में आपको 1870 ही डेट मिलता है, महादेव गोविंद रानडे। और इसे कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात, इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से ही जानते हैं। और जो महादेव गोविंद रानडे है, इनका संबंध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रहा है, महाराष्ट्र के क्षेत्र से। इसके बाद है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कथन आपका सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन आपका ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। पहला गलत है, दूसरा आपका सही। ठीक है, और इसमें आप दूसरा मार भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक गलत हो गया, फिर आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक गलत है तो आपको सीधे चला जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, व्याख्या यहाँ पे करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला मिलाना है। कुछ दे रखा है यहाँ पे कुछ केमिकल्स, जो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इस क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं निश्चेतक के तौर पर। क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेहोश करने में या निश्चेतक के तौर पर। ठीक है, इसका इस्तेमाल निश्चेतक या फिर बेहोशी करने में इस्तेमाल करते हैं, किसका? क्लोरोफॉर्म का। ऐसे वर्तमान में इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा एक का 3। ठीक है, कार्बन ब्लैक, जो कार्बन ब्लैक होता है इसका जूता पॉलिश करते हैं। ठीक है, कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल जूता की पॉलिश में, काला जो होता है। ठीक है, इसके अलावा मिथेनॉल है, मिथेनॉल जो जैविक अमोनिक परीक्षण के लिए, उसका आपका है फॉर्मल्डिहाइड, डी का 1। फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल के एंटी फ्रीज में। ठीक है, चलिए तो क्या होगा आंसर? सी। चलिए, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलिए फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल। और ध्यान रखना कि जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल CH3OH। ठीक है, इस मिथेनॉल को बोलते हैं, ये जो मिथेनॉल है, इस मिथेनॉल को हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ध्यान रखना आपको, ये जो आपका मिथेनॉल है, इसे हम जहरीली शराब भी कहते हैं, इसे जहरीली शराब कहा जाता है। ठीक है, इसके वुड स्पिरिट कहते हैं, इसे वुड स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, मिथेनॉल को जहरीली शराब, वुड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला है, राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात गलत है। राज्य में मंत्री परिषद, एक होता है केंद्रीय मंत्री परिषद और एक होता है राज्य मंत्री परिषद। जो राज्य मंत्री परिषद होता है, वो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
ठीक है। उसी तरह अगर प्रश्न होता है केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आंसर क्या होता है, लोकसभा। तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और चूंकि मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, राज्य की बात करेंगे तो राज्य में राज्यपाल करते हैं, और केंद्र की बात करेंगे वहां पर राष्ट्रपति करते हैं। तो केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक उसी प्रकार राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है राज्य के मंत्री राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद संभालेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो राज्य के मंत्री परिषद जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगा, ये भी कथन आपका सही है। ध्यान रखना है 91 संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, और इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में जो मंत्री होगा, ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितना परसेंट होगा, 15%। केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगा 15%। ठीक उसी प्रकार राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या होगा विधानसभा का कितना परसेंट, 15%, और न्यूनतम कितना होगा, 12 में क्या होगा, एक मुख्यमंत्री होगा, बाकी क्या होगा, अन्य मंत्री होगा। ठीक है, तो इसमें सही आपका केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए। और दिल्ली में आपका 10% मंत्री बनता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बात करेंगे तो 15%, मैक्सिमम 15%। ठीक है, लोकसभा का 15%, राज्य में तो विधानसभा का 15%। ठीक है, अगला है एबी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल, एबी ब्लड ग्रुप को हमने कहा था, एबी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सर्वग्राही होते हैं। तो सही तो आपका सही है। उसका बोला है कि रक्त समूह एबी की आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं होता है, गलत बात। अभी हमने कहा था कि एबी में दोनों एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन नहीं होता है किसमें, ओ में, इसमें दोनों एंटीजन है, तो गलत है आपका। तो पहला कथन क्या है, पहला गलत है, दूसरा क्या है, सॉरी पहला सही है दूसरा गलत। ठीक है, पहला सही है दूसरा क्या है, गलत। ठीक है, एबी में दोनों एंटीजन होते हैं, किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है मार्च 26 में भारत ने निम्नलिखित देशों से एथिल क्लोरोफॉर्मेट के आयात पर एंटी डंपिंग का मतलब होता है उसको कम दाम पे उसको बेचना। ठीक है, एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। ठीक है, तो आपका है चीन। ठीक है, चीन आंसर हो जाएगा इसका, चीन। चलिए अगला है 1905 में बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा एक गुप्त संस्था अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। बात तो सही है लेकिन डेट गलत है, वर्ष जो आपका है 1905 नहीं बल्कि इसका आंसर होगा 1904। ठीक है, तो बीडी सावरकर के द्वारा गुप्त संस्था बनाया गया था, उसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। इसकी स्थापना बीडी सावरकर द्वारा किया गया था, उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इसके द्वारा किया गया था। उसके अलावा है यह संस्था मित्र मेला के रूप में पुणे में शुरू की गई थी। अच्छा, इसका आंसर पुणे नहीं होगा, इसका आंसर नासिक होगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ है नासिक में। ठीक है, तो जो ये जो ध्यान रखना है इसमें, मित्र मेला की स्थापना हुआ है नासिक में, और मित्र मेला को स्थापित किया गया है 1899 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो अभिनव भारत सोसाइटी था इसका पूर्व नाम था मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला के रूप में स्थापित किया गया था नासिक में। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना, तो आंसर क्या होगा इसमें, तो ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो मित्र मेला की स्थापना हुआ था 1899 में, संस्थापक हैं बीडी सावरकर, और इसी मित्र मेला का नाम बदल दिया गया 1904 में, जिसका नाम रखा गया है अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका है त्रिपुरा। बहुभाषिक मतलब कि अलग अलग भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन में हेल्प मिले, तो उसके लिए जो है वो एक राज्य आ गया है, उसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि एक भाषा पूछा जाता है कि कोक ब्रोक भाषा कहाँ की, त्रिपुरा की। ध्यान रखना है कोक ब्रोक भाषा ही आपकी त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा कोक ब्रोक भाषा, ध्यान रखना आपको वहां का। अगला है डीएनए, तो एक तरफ दे रखा है डीएनए, इधर आपको मिलाना है। तो डीएनए क्या है, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसका मदद लिया जाता है, प्रोटीन के निर्माण में। ठीक है, अगला है एमिनो एसिड
अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट इधर, एक मिनट, हाँ। ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो आपका अमीनो अमीनो एसिड किसका बोलोगे? प्रोटीन का। ठीक है, 20 अमीनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसके अलावा विटामिन के क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के क्या हो जाएगा आंसर? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन बी, 1 3 2 4। ठीक है। चलिए, विटामिन के जिसका नाम है फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। और धातु पूछेगा तो नाम रखना है आपको कैल्शियम। ठीक है। अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। या प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अमीनो एसिड में होता है। ठीक है। डीएनए क्या है? हमारा अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। ठीक है। चलिए, अगला। अगला है अति सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की लौ का आकार गोलाकार हो जाता है। बिल्कुल, अगर कहीं पे भारहीनता की स्थिति है, ठीक है, जहां भी भारहीनता की स्थिति होता है, अगर मोमबत्ती को अगर जलाएंगे तो मोमबत्ती का जो लौ का आकार होता है वो आपका गोल हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, ऐसा मोमबत्ती आपका इस तरह जलता है, लेकिन जहां पे भारहीनता की स्थिति होता है वहां पे मोमबत्ती का आकार गोल हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, चलिए, कथन सही आपका। उसका तो मोटर वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर, ठीक है, रेडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी इंजन होते हैं उसमें क्या लगा होता है? रेडिएटर लगा रहता है। उसमें क्या करता है? मशीन को ठंडा करता है। सही बात है। उसके बाद बॉल बेरिंग के उपयोग में पहिए और धुरी के बीच संपर्क प्रभावी कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पहिया और धुरी के बीच का संपर्क कम हो जाए, और क्या होता है? घर्षण क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, घर्षण कम करने के लिए बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपका सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3। ठीक है। चलिए, तो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं अधिक से अधिक जो घर्षण होता है, घर्षण क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, तो जब पहिए और धुरी के बीच का संपर्क प्रभावित क्षेत्र घट जाएगा तो क्या होगा? घर्षण इससे क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अगला, उत्कर्ष 3 के संदर्भ में विचार करें। और ये उत्कर्ष जो आपका आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और ये आरबीआई वित्तीय साक्षरता नहीं बल्कि वित्तीय स्थिरता के लिए, ठीक है, वित्तीय स्थिरता लाने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं उत्कर्ष। और ध्यान रखना आपको, जो आरबीआई है, आरबीआई भारत सरकार का क्या है? सॉरी, आरबीआई क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक है। भारत, सॉरी, जो आरबीआई है, आरबीआई को हम लोग बोल देते हैं क्या? बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किसका है? आरबीआई का। भारत में मौद्रिक नीति, यानी कि भारत में महंगाई को कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई मौद्रिक नीति बना के मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय आपका है मुंबई। ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे उसका नाम था सीडी देशमुख। पहले भारतीय की बात करेंगे तो सीडी देशमुख। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान गवर्नर है कौन? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, उसका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है। आरबीआई का स्थापना हुआ है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, या हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं, या यंग हिल्टन आयोग कहते हैं, जिसको रॉयल कमीशन का नाम जानते हैं। आरबीआई एक्ट है 1934 का। आरबीआई का एक्ट है 1934 का। आरबीआई का जो चिन्ह है उसमें लगा रहता है आपका क्या? तार का पेड़। तार का पेड़ और आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। चलिए, और आरबीआई जो है भारत में मौद्रिक नीति बनाती है और सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम होती है आरबीआई का। ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसमें? केवल ऑप्शन ऑप्शन होगा ए। चलिए, अगला है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। और जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, जो कहाँ है? रूस में। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग आपका है रूस में। और जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है किसको जोड़ता है? ध्यान रखना आपको, सेंट पीटर्सबर्ग किससे? व्लादिवोस्टॉक, ये रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। 9,000 समथिंग किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक। ठीक है। चलिए, इसके अलावा ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग है आपका। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग, ट्रांस कैनेडियन। कैनेडियन मतलब कनाडा, ट्रांस का मतलब होता है आर पार। ठीक है, तो ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैनेडियन, कैनेडियन मतलब बोले तो कनाडा,
कनाडा के इस पार, इस छोर से लेकर उस छोर तक, इसको बोलते हैं ट्रांस। तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग आपका कनाडा एक शहर, उसका नाम है मॉन्ट्रियल, जहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण से, मॉन्ट्रियल से। और एक तरफ का है वैंकूवर, और ये वही वैंकूवर है जहां पे कामागाटा मारू घटना घटा था, ठीक है, वैंकूवर। तो वैंकूवर को मॉन्ट्रियल से जोड़ता है एक रेल मार्ग, उसको बोलते हैं ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहां पर, किस देश की, देश की बात करेंगे, आपको आंसर करना है रूस, ठीक है। और भारत में पहली बार रेल का परिचालन कब शुरू हुआ है? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल का परिचालन शुरू हुआ 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई के बोरी बंदर से कहाँ, थाने के बीच, ठीक है, मुंबई के बोरी बंदर से थाने, ठीक है, थाने के बीच, ठीक है, थाने के बीच चला है। 34 किलोमीटर इसकी लंबाई था, और भारत में रेल के जनक कहे जाते हैं डलहौजी, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया इसका एक। अगला है, कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है? उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय ध्यान रखना आपको जेनेवा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, इसका मुख्यालय भी आपका है जेनेवा, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी जेनेवा में। इसके अलावा यूएनडीपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है, पहली बात इसकी स्थापना हुई 1965 में, और ये जो यूएनडीपी है इसका मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में आपका एक और मुख्यालय, उसका नाम है यूएनओ, यूएनओ की स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे एक आपका है यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना हुआ है 1940 में। यूनिसेफ, यूएनओ और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे। इसके अलावा यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करती है, उसका नाम है एसडीआई, ठीक है, एसडीआई रिपोर्ट जारी करती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुआ है, आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय आपका भी है जेनेवा, ठीक है, आईएलओ का मुख्यालय भी आपका है जेनेवा, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है, ठीक है। चलिए, यूनिसेफ 1946, यूएनओ 1945, ठीक है। चलिए, और विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलिए, और यूएनडीपी के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यूएनडीपी ओपीएचआई के साथ मिलकर जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। चलिए, अगला है स्वच्छ भारत मिशन। पहली बार स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ है 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ है 2014 में। और प्रश्न बोला है कि स्वच्छ भारत मिशन की 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरुआत की तरफ सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में रखा गया? आपका है पुणे, ठीक है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। और सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर, ठीक है। अगला है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर भरा रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं किसके अंदर? तो लाइसोम के अंदर। इसके अलावा लाइसोम को बोलते हैं, लाइसोम का काम क्या है? तो जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर बनते हैं, या फिर जो भी कोशिका हमारे डेड होने वाला होता है उसको खा पी के खत्म कर देता है, कौन? लाइसोम। इसके अलावा लाइसोम को बोलते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। तो हमारे कोशिका के अंदर अंतः कोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन करने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। और लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के टूटने से, ब्रेकडाउन से। लाइसोम को बोलते हैं सुसाइडल वैग, ठीक है। चलिए, एटम एटम ऑफ सेल भी कहा जाता है इसे, हमारे एटम बम ऑफ सेल, ठीक है, हमारे कोशिका का एटम बम है लाइसोसोम।
इसके अलावा राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है आपका, एक 70S होता है, एक आपका 80S होता है। 70S राइबोसोम खास करके मिलता है जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और 80S मिलता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में आपका राइबोसोम, और राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों मिलता है। इसके अलावा नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोलते हैं कोशिका के सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र, बिल्कुल इसके कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है किसको, न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस को बोलते हैं कोशिका का क्या, मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क यानी कि कोशिका का ब्रेन कहते हैं किसे, वो कहा जाता है किसे, न्यूक्लियस को। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं कोशिका का प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, और इस क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं पौधे का रसोई घर, पौधे का कहा जाता है इसे किचन। तो पौधे का किचन या रसोई घर कहते हैं किससे, क्लोरोप्लास्ट को। और इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा, ठीक है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा पाया जाता है आपका किसमें, तो क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रकार की संरचना होता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेना और स्ट्रोमा, और इसी ग्रेना, इस ग्रेना को बोलते, ग्रेना, ये ग्रेनम, ग्रेना क्या है, समूह है किसका, थैलेकॉइड का। तो एक सिक्का को बोलते हैं थैलेकॉइड, थैलेकॉइड का समूह कहलाता है ग्रेना, और ग्रेना में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। ग्रेना पर ही उपस्थित होता है क्या, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के समूह को बोलते हैं क्वांटोसोम कहा जाता है, ठीक है, क्वांटोसोम, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं कोशिका का प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही है, सब कथन आपका क्या है, सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी, ठीक है। अगला, प्रारंभ 2026 के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, बिल्कुल प्रारंभ शुरू किया गया है भारत सरकार के आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देने के लिए, इनकम टैक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया, उसका नाम है प्रारंभ 2026, और ये राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, बिल्कुल जागरूकता अभियान है, और ये आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल आयकर विभाग प्लस मिला है आपका वित्त मंत्रालय, दोनों कथन आपका सही है। इसके अलावा ध्यान रखना है, भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया किसने, जेम्स विल्सन ने। भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, और इसी व्यक्ति के द्वारा भारत में पेश किया गया पहली बार बजट। तो जेम्स विल्सन, और उस समय भारतीय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, तो कैनिंग के समय में ही भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, और कैनिंग के समय भारत में पहली बार क्या लगा, इनकम पे टैक्स, ठीक है। और आयकर कैसा कर है, तो प्रत्यक्ष कर है, आयकर आपका एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जिस पे कर लगा वही उसका पेमेंट करेगा, वही उसको अदा करेगा, ठीक है, आपका प्रत्यक्ष कर। अगला, निम्नलिखित में किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है सिराज गोपालाचारी, इन्होंने एक फॉर्मूला पेश किया, उसका नाम था सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला जो है आपका 1944 में आया था, जुलाई 1944 में सीआर फॉर्मूला। और ये सीआर फॉर्मूला में कहा गया था कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और खास करके जो बांग्लादेश और बांग्लादेश और असम का जो इलाका, वहां भी कहा गया कि वहां के लोगों से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मुस्लिम लीग को समझाने की बात कर रहा है सिराज गोपालाचारी, खास करके जिन्ना को, भाई हमें आप, चूंकि 44 का समय चल रहा है, 44 से, इसका मतलब यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध का समय, इसमें कहा गया था कि आप हमें आजादी, इस लड़ाई में हमें साथ दीजिए, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, और जब हम लोग अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे फिर क्या करेंगे कि आपको, जो हम वहां के लोगों से, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है और जो बांग्लादेश और आपका वर्तमान का बांग्लादेश है, उसमें उन सारे क्षेत्रों से क्या करेंगे, वहां के लोगों से हम जनमत करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, फिर जाके पाकिस्तान की बात करेंगे फिर। लेकिन इस सीआर फॉर्मूला को मानने से इंकार कर दिया था किसने, तो जिन्ना ने। और जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला का विरोध करते हुए कहा था कि हमें दिमक लगा हुआ पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कटा छटा दिमक लगा हुआ पाकिस्तान नहीं चाहिए, कहा था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था सीआर फॉर्मूला के विरोध में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, बिल्कुल समर्थन किया था, हम पाकिस्तान देंगे, बट हमें ध्यान रखना है कब, तो हम पहले आजादी की लड़ाई तो लड़ लें, अंग्रेजों से पहले आजाद तो हो लें, फिर उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन गलत हमसे पूछा है, ठीक है। ध्यान रखना है, मिथेन धान के खेत से बिल्कुल, ठीक है, जो आपका मिथेन है, मिथेन को हम लोग बायोगैस कहते हैं, धान के खेत से निकलता है मिथेन गैस, कोयला की खदान से निकलता है मिथेन गैस, दलदली क्षेत्रों से निकलता है मिथेन गैस, इसे कहते हैं बायोगैस, इसे कहते हैं सीएनजी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पूछा है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही आपका गलत है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस का सबसे महत्वपूर्ण घटक भी है जलवाष्प। ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि वैसा गैस
जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस। और ध्यान रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है जलवाष्प, इसके बाद आपका आ जाता है CO2, इसके बाद आपका आ गया मीथेन, इसके बाद आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ठीक है, ये सब आपका कहलाता है क्या, इसे कहते हैं हरित गृह गैस, ऐसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में अगर जलवाष्प ऑप्शन ना हो, सबसे ज्यादा क्या होगा, तो आंसर मारना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, और इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कम करने के लिए 1997 में एक प्रोटोकॉल होता है, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो आपका जापान का शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है किससे, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। अब ग्लोबल वार्मिंग कम कब होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेंगे। ठीक है, यानी CO2 के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित आपका ग्लोबल क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ है 1997 में। ठीक है, और मीथेन के बारे में ध्यान रखना आपको, मीथेन को बहुत सारे नाम हमने बोला है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट स्टेप, पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल, हल्की धातु होने के कारण इसका इस्तेमाल करते हैं। गैलियम धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अगर प्रश्न ये दे कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, उसका नाम है पारा। पारा यानी कि मरकरी, मरकरी यानी कि Hg, और मरकरी को ही हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर कहते हैं। ठीक है, पारा। ठीक है, और पारा किसका अयस्क है, सिनेबार का। पारा अयस्क आपका सिनेबार यानी कि HgS। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है, अगर हम गैलियम की बात करें तो ध्यान रखना है हथेली पर। ठीक है, हथेली के तापमान पर, यानी कि हमारे बॉडी के तापमान, हथेली के तापमान पर, हथेली के तापमान पर, हथेली के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है, तरल अवस्था में कौन सा, वो आपका है गैलियम। ठीक है, गैलियम। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो आंसर उसका गलत है। गैलियम धातु जो है हथेली तापमान पर द्रव अवस्था मिलता है, और रूम टेम्परेचर की बात करें आंसर होगा आपका पारा। इसके अलावा धातुओं के संदर्भ में सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्णीय होते हैं। बिल्कुल, सबसे अधिक आघात वर्णीयता पाया जाता है सोना में। आघात वर्णीयता का मतलब होता है उस धातु को हम पीट पीट के पतले पतले चादर में बना सकते हैं, इसे कहते हैं आघात वर्णनीयता। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम उसको खींच के लंबा तार बना, इसे कहते हैं तन्यता कहते हैं। तो सबसे अधिक आघात वर्णनीयता और तन्यता किसमें पाया जाता है, सोना में। उसके बाद किसमें, चांदी में। इसका तो बोला है कि चांदी और तांबा विद्युत धारा के सुचालक, बिल्कुल सबसे अधिक सुचालक होता है कौन, चांदी, और चांदी के बाद कॉपर। ठीक है, तो 1 3 4, 1 3 4 इसका क्या है, सही। ठीक है, अगला, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल दौ से 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा किया गया है। और 10वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसलिए हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको हमने जोड़ा है। ठीक है, चलिए, दल बदल 1985 में जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया ये। इसके अलावा 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन की चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता की चर्चा किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, टोटल 22 भाषा की चर्चा किया गया है। इसके अलावा आपका संविधान के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ध्यान रखना है, तीसरी अनुसूची में आपका शपथ चर्चा है, शपथ ओथ। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं उसके बाद होगी, 5वीं हो गया। उसके बाद छठी में ध्यान रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपका है सीटों का आवंटन, विषयों का आवंटन। 3 विषय बनाए गए, संघ सूची, राज सूची और समृद्धि सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज सूची में 61 विषय और समृद्धि सूची में 52 विषय। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा है। 9वीं अनुसूची में आपका है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। उसके बाद 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है। 11वीं में आपका पंचायत है। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो पंचायत है, पंचायत को कुल टोटल 29 विषय दिया गया है, और इसको नगर पालिका को कुल 18 विषय दिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका A। अगला, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, उसका नाम है वाहिदा रहमान। और इस वाहिदा रहमान को 2021 का भारत जो आपका
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो भी मिला है 2021 का, दादा साहेब फाल्के भी इन्हें मिला है। तो वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है 2021 का, ठीक है, वाहिदा रहमान। अगला है मिलाना है कौन सा, क्या है, नियोप्रीन क्या एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है ये। सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में दाना आपको दो गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जब वर्षा यानी कि जल से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और ये बना लेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, ठीक है। चलिए 5.6 लगभग होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अम्लीय वर्षा को बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग, इसे कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है, ठीक है, मार्बल कैंसर कहते हैं। आप लोग सही से लिखिएगा, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं सारा चीज, आप उसको नोट कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको कुछ थोड़ा बहुत आधा अधूरा हम लिख रहे हैं। इसे कहते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। इसे अम्लीय वर्षा को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। इसके अलावा पानी में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनेट कब भोपाल गैस त्रासदी 3-4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी घटना हुआ है भोपाल में, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। चलिए इसके अलावा ध्यान रखना आपको, अगर पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाए तो बीमारी होता है, उसको बोलते हैं इटाई। कैडमियम की अधिकता से इटाई। इसके अलावा ध्यान रखना आपको पारा यानी कि अज्जी, पारा का अधिकता से होता है मिनी माता, पारा का अधिकता से होता है मिनी माता, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको आर्सेनिक अधिकता से होता है ब्लैकफुट, आर्सेनिक अधिकता से होता है ब्लैकफुट, पारा की अधिकता से मिनी माता, कैडमियम की अधिकता से इटाई, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। नियोप्रीन आपका ये है, तो क्या होगा आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्रिस्टी कॉवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, और वे जिम्बाब्वे से हैं, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, IMF होगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आवर इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है, W हंटर, ठीक है। आवर इंडियन मुसलमान के लेखक है W हंटर, ठीक है। चलिए केशव चंद्र सेन, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रह चुके हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए, और केशव चंद्र सेन का संबंध, केशव चंद्र सेन के प्रयास हैं आपका जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा ही जो है एक शुरू किया गया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, शुरुआत संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। चलिए उसके बाद सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां जो है इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया है, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन शुरू करवाए हैं सर सैयद अहमद खां के द्वारा, इन्हीं के द्वारा 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ, जो 1900 जो आपका आगे चलकर बना क्या, उसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2023 को शांति की गारंटी के रूप में, 2023 का वर्ष शांति की गारंटी के रूप में वर्ष घोषित किया गया है। उसके बाद 2024 को कैबिनेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, बिल्कुल। उसके बाद है 2025 को, हाँ उल्टा लिख दिया, 2025 को ग्लेशियर का वर्ष घोषित किया गया है, 2025 को ग्लेशियर का वर्ष, ठीक है। और 2026 को चरवाहों का वर्ष, 2000 उल्टा लिखा हुआ है, 25 इधर आएगा, ये 26 इधर आएगा, तो ये आपका दोनों गलत है, ठीक है। तो 2026 को चरवाहों का वर्ष, साथ ही आपको महिला किसानों का वर्ष, महिला किसान का वर्ष, ठीक है। और 2025 को घोषित किया गया है क्या, तो ग्लेशियरों का वर्ष, ठीक है। 2023 को एक और घोषित किया गया था, इसको बोलते हैं क्या, बाजरे का वर्ष, ठीक है। 2023 घोषित किया गया है बाजरे का वर्ष, ठीक है। चलिए 25 ये होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ केवल 1 और 2, ठीक है। अगला विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है। जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है UNSDSN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। और ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आइसलैंड दुनिया का खुशहाल देश नहीं है, बल्कि आइसलैंड की जगह ध्यान रखना आपको फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है विश्व का खुशहाली देश में सबसे पहले स्थान पे आता है, खास करके जो आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, छोटे छोटे देश हैं आर्कटिक महासागर के आसपास, ठीक है। ध्यान रखना ये जो छोटे छोटे देश हैं
तो पहला स्थान पे कौन है, खुश सबसे ज्यादा खुश कौन है, फिनलैंड है। फिनलैंड को बोलते हैं क्या, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है। और भारत कितना स्थान पे, 116, केवल 2 सही है, ठीक है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। और फिनलैंड किसका सदस्य बन चुका है, नाटो का। फिनलैंड और स्वीडन बन चुका है नाटो का सदस्य, ठीक है। चलिए अगला है, किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में करते हैं, यानी कि स्वीट, कौन है वो, कृत्रिम रूप से इस्तेमाल करते हैं एस्पार्टम का, ठीक है। कृत्रिम रूप से इस्तेमाल किया जाता है स्मार्ट, बाकी सुक्रोज इसको बोलते हैं चीनी, ठीक है। चीनी को बोलते हैं हम लोग सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। चलिए सुक्रोज को बोलते हैं चीनी। और सबसे प्रचलित आप लोग नाम सुने होंगे किसका, तो सैकरीन का। सैकरीन थोड़ा सा मिलाए और बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। तो सैकरीन है, ध्यान रखिएगा। एक नाम देंगे सबसे जो प्रचलित है, सब ज्यादातर नाम लोग किसका जानते हैं, सैकरीन का, ठीक है। इसके अलावा सुक्रालोज, सुक्रोज नहीं सुक्रालोज, सुक्रालोज। इसके अलावा एक लिखा हुआ वहां पे एस्पार्टम। और पूछे सबसे खतरनाक मीठा कौन होता है, उसका नाम है उसको ध्यान रखना है, एलिमेट, एलिटम, सॉरी एलिटम। 1000 गुना मीठा। ये सब आपका कृत्रिम मधुरक है, यानी मीठा करने वाला, ठीक है। केमिकल के तौर पे मीठा कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए एलिटम जो है सबसे खतरनाक मीठा होता है, 1000 गुना ज्यादा मीठा होता है इन सबसे, ठीक है, एलिटम। तो सैकरीन आपका एक कृत्रिम मधुरक, ठीक है। खास करके रसना फलना ढिकाना जो होता है इसमें यही सब बनाया जाता है, ठीक है। चीनी का इस्तेमाल क्योंकि महंगा होने के कारण, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, 2025 की बात 2026 में भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार किया जाए तो यह पुरस्कार किसको मिला, बानो मुश्ताक को मिला है, ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए। और बोला है कि हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा लघु कहानी नहीं, वो दूसरा नहीं बल्कि पहला, ठीक है। तो जो हार्ट लैम्प है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कहानी संग्रह है, तो 2 आपका गलत है, पहला क्या है, सिर्फ सही है। तो आगे लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026, ठीक है। तो और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला है किसको, स्वांग ली स्वांग जी, ठीक है, ली स्वांग जी लिख लीजिएगा, ली स्वांग जी, ली स्वांग जी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 भी दिया जा चुका है और दिया गया है किसको, तो ली स्वांग जी को, ठीक है। और ये दिया गया है मंदारिन भाषा में, और चीन की भाषा है मंदारिन। पहली बार ऐसा हुआ है जो चीन की भाषा मंदारिन में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, इसका किताब का नाम क्या है, ताइवान ट्रेवलॉग, ताइवान ट्रेवलॉग। और ये मंदारिन में लिखा गया है ताइवान ट्रेवलॉग, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसको किया है, ट्रांसलेट किया लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग। तो ये हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले, लिखा गया है मंदारिन भाषा में और ट्रांसलेट किया गया है किस भाषा में, अंग्रेजी, ठीक है। और जब ये पुरस्कार जो वितरण किया जाता है तो खास करके दोनों का उतना ही वैल्यू होता है, लिखने वाले का और ट्रांसलेट करने वाला का। लिखा गया है आपका मंदारिन में, मंदारिन पहली बार है कि जो ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 आपका बानो मुश्ताक है, 2026 की बात करेंगे तो ली स्वांग जी, ठीक है। और ये रचना है इनका ताइवान ट्रेवलॉग, और बानो मुश्ताक की रचना है हार्ट लैम्प, ठीक है। चलिए लिंकिंग क्या किया, इसका ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में, और ये लिखा गया है मंदारिन में, ठीक है। चलिए अगला मिलाना है ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, मिलाइए। तो बोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है खास करके आंख में जलन वगैरह हो उसको धोने के लिए, बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं दाग धब्बा लग गया तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक, पालक में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। जो सोडा पे वाटर होता है, सोडा ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। और ये हो गया आपका ये, ठीक है। हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी लिख दिया, इतना खतरनाक हिंदी नहीं लिखना था, ठीक है। तो सोडा वाटर, सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा जो आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल हो गया आपका खाद्य परिरक्षक, ठीक है।
और खाद्य परीक्षा आपको विधान रखना है, आपको बेंजोइक एसिड। खाद्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, खाने पीने वाला चीज उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल भी करते हैं। अब बेंजोइक एसिड किसमें होता है? घास में। तो घास में बेंजोइक एसिड। इसके अलावा खाद्य परिरक्षक के तौर पर एक और एसिड का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहां होता है? सिरका। सिरका में एसिटिक एसिड। उसके बाद बात करें हम सेब में, क्या होता है? मैलिक एसिड। सेब में होता है मैलिक एसिड, ठीक है। चलिए, उसके बाद विटामिन सी को बोलते हैं हम लोग स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड, घास में बेंजोइक एसिड। खट्टे दूध में क्या होता है? खट्टे दूध और दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। खट्टे दूध दही में लैक्टिक एसिड, ठीक है। और अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम। आंसर मिलाई क्या होगा? 4, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन ए, 4 1 2 3 ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की है? अटलांटिक महासागर की धारा हमसे पूछा गया है, तो अटलांटिक महासागर की धारा ऑप्शन के हिसाब से होगा वेंगुएला की धारा, ठीक है। वर्ल्ड मैप तो है ही नहीं। हाँ, वेंगुएला जब का गर्म जल रहा है। और मैप तो है ही, विश्व का मैप। चलिए, इसको अगले प्रश्न में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग विश्व के मैप पे, ठीक है। क्योंकि इसको एक बार एक क्वेश्चन लेंगे महासागरीय धारा, जिसमें आपको ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा अलग से बता देंगे, और कुछ ठंडी पवने, स्थानीय पवने और गर्म पवने के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें। तो वेंगुएला की धारा, फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि वेंगुएला की धारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और जो आपका हम्बोल्ट की जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा है, तो बाकी अलास्का धारा गर्म जलधारा है। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ध्यान रखना है वेंगुएला की धारा है आपका है अटलांटिक महासागर का, ठीक है। अगुलहास आपका इधर आ जाता है। चलिए, भारत को एलएनजी का सबसे बड़ा स्रोत किस देश से मिलता है? ध्यान रखना है, उसका नाम है कतर। कतर की राजधानी आपका है दोहा। ओमान की राजधानी है मस्कट। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। एलएनजी मतलब एलएनजी, एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है। एलएनजी एक होता है आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर लिक्विड के रूप में लाएंगे तो एलएनजी है, पूरी तरह से दबा दिए, कंप्रेस कर दिए तो सीएनजी है, ठीक है। सीएनजी को सीएनजी में किसका इस्तेमाल करते हैं? मीथेन का, ठीक है। सीएनजी में इस्तेमाल करता है मीथेन का, ठीक है। एक होता है आपका एलपीजी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें होता है ब्यूटेन प्लस होता है प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। और अलग से गंध के लिए मिला देते हैं इथाइल मर कैप्टन, इथाइल मर कैप्टन, ठीक है, एलपीजी में, ठीक है। चलिए, अगला है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि किसने दिया? सरोजिनी नायडू ने। आपको पता है 1916 में हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता, जिसमें समझौता करवाने वाली थी, समझौता करवाने वाले हम थे, एक तरफ से तिलक थे और एक तरफ से कौन थे? जिन्ना थे। और इन और इस जब जिन्ना जब इस प्रकार का समझौता होता है तो इन्हें ही कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत। कौन कहती है इसको? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत के किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल होती है कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र है? ध्यान रखना, उसका नाम है बंगाल गजट। एक आपका द बंगाल गजट, जेम्स सिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। जेम्स सिक्की भारत का पहला समाचार पत्र का नाम होगा द बंगाल गजट। जो साप्ताहिक पत्रिका था उसको उसको संपादित करने वाले थे, उसका नाम था जेम्स सिक्की। और उसके बाद भारतीयों के द्वारा समाचार पत्र छापा गया सबसे पहली बार, उसका नाम था कौन है आपका? उसका नाम था उसको हम लोग बोल देते हैं भारतीय भाषा में, तब आंसर होगा आपका दिग्दर्शन। बंगाली में छापा गया था, बंगाली का पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन, ठीक है। चलिए, बंगाली भाषा में छापा गया था दिग्दर्शन, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा पहला छापा गया हिंदी में, तो उसका नाम था उदंड मार्दन, उदंड मार्तन। पानी यहां भी है, जुगल किशोर, जुगल किशोर, ठीक है। उदंड मार्दन, जुगल किशोर, ठीक है। और भारतीय भाषा की बात करेंगे, भारतीय किसी भाषा में यानी बंगाली की बात करें, आपका आंसर हो जाएगा दिग्दर्शन, ठीक है। चलिए, और पहला की बात करेंगे तो उसका नाम होगा क्या? तो जेम्स सिक्की। जेम्स सिक्की ने छापा था क्या? उसका नाम था द बंगाल गजट। साप्ताहिक था ये अंग्रेजी में, द बंगाल गजट।
और भारत में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय को, ठीक है, पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट, अभी हमने बात किया था एसडीआर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है कौन, तो यूएनडीपी। और इसमें कहा गया है कि विचार कीजिए इसमें, इस रिपोर्ट का शीर्षक द मैटर ऑफ द चॉइस पीपल एंड द, ये तो सही है आपका। उसका तो इस रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान, नहीं 130 130, तो 130वां स्थान मिला है भारत को, तो गलत बात है ये। और एसडीआई रिपोर्ट में ध्यान तीन चीज शामिल करते हैं, इसके तीन सूचकांक, इसमें जो है तीन चीज, इसके तीन इंडेक्स, सॉरी तीन इसके बेस हैं, ध्यान रखना। उसमें सबसे पहले शिक्षा, एसडीआई रिपोर्ट जो जारी होता है उसके तीन महत्वपूर्ण चीज को ध्यान में रखकर, शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है एसडीआर रिपोर्ट या एसडीआई रिपोर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। भारत का स्थान 133वां नहीं बल्कि 130वां है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। और एसडीआई रिपोर्ट जारी करता है संस्था, उसका नाम है यूएनडीपी। अगला, निम्नलिखित में किस सल्तनत के सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश, कल्याणकारी भी है प्लस निरंकुश भी है, कौन है वो, फिरोज शाह तुगलक। इसे सल्तनत काल का अकबरी भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बहुत सारे विभाग बनाए गए थे, दीवान बंदगान, ठीक है, दीवान खैरात, इन सब की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक। और पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक, नारों का जाल बिछा दिया था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ठीक है। चलिए, और ये जो बलबन है, दीवान अर्ज स्थापित किया था बलबन, ठीक है, बलबन। सिजदा पे बोझ की नीति लागू किया था बलबन। और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था कौन, इब्न बतूता, ठीक है। चलिए, अगला है, घास के मैदान हमें चुनना है। पेम्पाज कहाँ बोलते हैं, अर्जेंटीना में। वेल्ड्स कहाँ बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरीज कहाँ कहते हैं, अमेरिका में, सॉरी प्रेरीज कहाँ कहते हैं आपका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, रॉकी के मैदान में। डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका ये गलत है, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स साउथ अफ्रीका, पेम्पाज अर्जेंटीना। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कैंपोज या कैंपाज, कंपोज, इसके बाद सेल्वास, सेल्वास और कंपोज कहा जाता है ब्राजील में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है स्टेपीज कहते हैं यूक्रेन में, स्टेपीज कहते हैं यूक्रेन में। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है, खास करके गेहूं वगैरह के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको, हंगरी में बोलते हैं क्या, हंगरी में इसे कहा जाता है पुस्टाज, पुस्टाज कहते हैं हंगरी में। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है, पुस्टाज हंगरी में, स्टेपीज यूक्रेन में, कंपोज सेल्वास ब्राजील में, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद ध्यान रखना आपको कैंटबरी, कैंटबरी कहते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। सवाना अफ्रीका, सवाना आपका ग्रीष्म ये आपका है शीत, सॉरी उष्ण उष्णकटिबंधीय घास है सवाना अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका, कंपोज सेल्वास ब्राजील, ठीक है, ये आपका गर्म है, ठीक है। अगला, हिंद महासागर जहाज सागर पहल के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। ये इसका दूसरा संस्करण 2026 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसे विदेश मंत्रालय ने, बल्कि भारत की नौसेना ने, भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था, ये गलत है आपका, केवल एक सही है, ठीक है। चलिए, अगला है हरमट्टन अफ्रीका, जोंडा अर्जेंटीना, मिस्टल, मिस्टल आपका, मिस्टल जो है आपका फ्रांस वगैरह चलता है, आल्प्स के मैदान वगैरह में, ठीक है। तो मिस्टल का संबंध आपका फ्रांस से, ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका दे रहे, गलत है ये, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं हमसे चुनना है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। चलिए, पेम्पेरो भी अर्जेंटीना में है आपका। हरमट्टन आपकी खमसिन आपका उत्तरी अफ्रीका यानी कि मिस्र, सॉरी खमसिन आपका, खमसिन, खमसिन जो है मिस्र में, से खमसिन कहा जाता है, सही, गर्मी आपका सही है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चलिए, अगला, निम्नलिखित कौन एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का मतलब दोबारा वापस आ जाने वाला कौन है, वो बिजली के बल्ब को जलना। बाकी कोयले जल गया फिर दोबारा वापस आने वाला हम नहीं बना सकते कोयला, ठीक है। लोहा में जंग लग गया फिर लोहा नहीं बनेगा उससे। दूध का दही बन गया, दही से फिर दूध नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध का दही बनना, फल का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए, कोई जलना उलना बात आएगा क्या होगा, रासायनिक, ठीक है। अगला है, जिलेटिन का उपयोग ज्यादातर आइसक्रीम बनाने में करते हैं, बिल्कुल जिलेटिन, ध्यान रखना जिलेटिन है ये। तो जिलेटिन का उपयोग करते हैं आइसक्रीम, बिल्कुल आइसक्रीम में जिलेटिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ताकि क्रिस्टलीकरण को रोकने और मिश्रण को स्थायी देने के, बिल्कुल। जो कोलाई होता क्या है कि जो बर्फ, जो आइसक्रीम वगैरह सब रखे जाते हैं उसमें पहली बार सॉफ्ट हो, ठीक है, वो जमे नहीं, ठीक है, सॉलिड ना बन जाए, इसलिए जो उसमें इस्तेमाल करते हैं किसका, जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। पता चला नहीं तो रखा रखा क्या होगा, सब फ्रीज बन जाएगा, एकदम सॉलिड बन जाएगा। उसको रोकना है क्या लगाना है, उसमें जिलेटिन लगाएंगे, ठीक है, जिलेटिन।
और उसका कैप्सूल का जो बाहरी आवरण उसमें भी जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टार्च भी होता है, जिलेटिन भी होता है। ठीक है, अगला, भारतीय मूल की फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर सिंह ने अपनी फिल्म के लिए ऑस्कर 2026 का जीता है, तो कौन सा है? टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। बाकी ध्यान रखना है 2026 का 98वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, 98वां ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, वो मिला है आपको वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, चलिए, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 110 में। धन विधेयक कहां रखा जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकता है कितना दिन? 14 दिन। ठीक है, बोला है धन विधेयक के बारे में विचार कीजिए। तो भारत की संचित निधि से धन भारत की संचित निधि से अगर आपको पैसा निकालना है, संचित निधि पर नियंत्रण होता है संसद का। भारत, हम लोग जितना भी टैक्स देते हैं, सारा सारा टैक्स का पैसा सरकार किस अकाउंट में रहता है? संचित निधि में। संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 क्लाउज 1 में। ठीक है, संचित निधि। और संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, और इससे अगर पैसा निकालना है संसद को, तो कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 के तहत लाना पड़ेगा विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक पारित करा के ही क्या करना पड़ेगा? संचित निधि से पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये सही है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, धन विधेयक हमेशा रखा जाता है लोकसभा में। धन विधेयक अगर साधारण बहुमत से पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा अधिकतम रोक सकता है कितना दिन? 14 दिन। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेज सकता है। ध्यान रखिएगा सारा पॉइंट। अगला, संविधान का अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल, अभी हमने जिससे पहले बोला था, हमने सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। और अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होता। सही बात है, लोकसभा भंग हो गया तो फिर ये काहे लागू होगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति, और किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में विचार कीजिए। राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं करा सकती। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। उसके बाद राज्यसभा के पास मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पेश किया जाता है कहां पे? लोकसभा में। कौन पेश करता है? विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं, किसके पास है? लोकसभा के पास। इसमें दोनों कथन सही है। अनुदान की मांग पर मतदान करवाता है लोकसभा। ठीक है, अगला, मयंक चक्रवर्ती असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले खिलाड़ी। सही बात है, और ग्रैंड मास्टर के खिताब शतरंज खिलाड़ी द्वारा। बिल्कुल, ग्रैंड मास्टर खिताब किसको मिलता? किस खिलाड़ी को? शतरंज खिलाड़ी को मिलता है। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। अगला है, क्रिप्स मिशन कब आया है? बताइए फटाक से। 1942। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। 8 अगस्त 1940 को नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। बेबल प्लान आया 1945 में। क्या हो जाएगा? क्या होगा? 3 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन ए। 3 2 1 4 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940 को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। बिल्कुल सही है। एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला निगमित यानी कॉर्पोरेट पोर्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए, और तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में। बिल्कुल, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई तीनों कहां है? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। तीनों आपका कथन क्या है? सही है। तीनों, सॉरी, चारों। ठीक है, चारों कथन इसका सही है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए, तो अगला है, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से क्या है? तो बड़ी आंत का कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का कार्य है पानी और लवणों को अवशोषित करना। ठीक है, पचे हुए भोजन को, पोषक पदार्थ को अवशोषित करने का काम है छोटी आंत। छोटी आंत के इलियम में। ठीक है, मानव शरीर का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से, खत्म होता है छोटी आंत के इलियम में। ठीक है, और बड़ी आंत का काम है यही, अतिरिक्त जल के, पानी और लवण को क्या करना? अवशोषित करना, और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना। यह है बड़ी आंत का काम। ठीक है, और डायरिया जब हो जाएगा तो यही काम नहीं होगा। डायरिया जब होगा तो पानी का अवशोषण नहीं होगा, फिर क्या होगा? डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन कारण क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, मिलाना है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से। ठीक है,
रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। दूसरी क्रांति का संबंध आपका उर्वरक से। नीली क्रांति मत्स्य से। क्या होगा आंसर? 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहीं है? 3 1 2 4 ठीक है। उसी तरह हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसल से। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न फसल। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ठीक है। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा से, झींगा मछली। ठीक है। अगला लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। संसदीय समिति एक नाम है लोक लेखा समिति और सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। इसका स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में हुआ और लोक लेखा समिति में कुल होते हैं 22 सदस्य। इसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति का काम है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उसकी जांच कौन करता है? सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, वर्तमान सीएजी संजय मूर्ति है। ठीक है। कैग जिसको बोलते हैं, कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में। कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रखवाते संसद के पटल पे। संसद में उसकी जांच करते कौन? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं प्राय कौन? विपक्ष के नेता होते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? सही है सब? समिति का अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। और लोक लेखा समिति की स्थापना हुआ 1919 का अधिनियम द्वारा 1921 में। 22 सदस्य होते हैं इसमें। एक होता है आपका प्राक्कलन समिति, बजट तैयार करवाना का काम, बजट का अनुमान लगाने के लिए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं टोटल कितने? 30। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य कौन से होते हैं? लोकसभा। और सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। सबसे पुरानी की बात करेगा आपको आंसर करना है लोक लेखा समिति। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन जातीय समूह भारत में विशालतम जातीय समूह है? सबसे अधिक कौन मिलता है? भारतीय आर्य। ठीक है, इंडो आर्य। ठीक है, सबसे अधिक इंडो आर्य। अगला है बुक्सा जनजाति कहाँ मिलता है? तो बुक्सा जनजाति आपको खास करके उत्तराखंड में मिलता है। और उत्तराखंड नाम लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया? कुमायूं। कुमायूं कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नीलगिरी की पहाड़ी में क्या मिलता है? टोडा जनजाति। नीलगिरी मिलता है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति मिलता है नीलगिरी में। दिहांग कहाँ पड़ेगा? दिहांग घाटी कहाँ है? दिहांग दिवांग कहाँ पड़ेगा? दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड। लॉर्ड वेलिंगटन का तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में हुआ। उसके बाद प्रथम आम चुनाव भारत में कब होता है? 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति कब होता है? 1945 में होता है। और लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून की योजना, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को आता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और इसी बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सही है क्या? 1 2 3 4 32 37 45 और 47। ठीक है, चलिए अगला है कलपक्कम। ये भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम था तारापुर, जो स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम आपका है, अच्छा पूछा है कौन? और दिए गए सम्मिलित का उपयोग सही उत्तर कर चयन करें। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात। ठीक है, उसी तरह रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। रावत भाटा राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। और इसके अलावे तमिलनाडु में एक और है कलपक्कम प्लस कुडनकुलम। कुडनकुलम और कलपक्कम आपका तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आंसर? 2 1 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रकाशिक रेशे ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन काम करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर हीरे का चमकना, कटे हुए दरार पड़े हुए कांच का चमकना, चटका हुआ कांच का चमकना। ठीक है, एंडोस्कोपी, ये सब किस पे काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पे काम करता है। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन को तरंग प्रकृति के सामने ध्यान रखना है आपका। तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति। ठीक है, अगला पिरपंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम इन पर्वतों को सबसे पहले आपका आएगा कौन सा? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। काराकोरम सबसे हाईएस्ट पीक आपका K2। ठीक है, लद्दाख जास्कर के बीच से बहती नदी कौन सा नाम? सिंधु नदी। इसके बीच में कौन सा आपका? लेह शहर स्थित है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद आपका पड़ जाता है क्या? ग्रेट हिमालय।
उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय में क्या आता है, फिर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये सब। तो इधर सजा दीजिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद फिर पंजाब। इधर किधर सजा है, ये नीचे से उत्तर, ठीक है, फिर पंजाब, उसके बाद जास्कर, ये क्या है सजा हुआ, तो आपका इधर से इधर, इसका मतलब कहां से, दक्षिण से उत्तर है, सबसे उत्तर में आपका काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम। गंदे पानी में फिटकरी मिलाने पर क्रमशः क्या करता है, ये अस्कंदन करता है, अस्कंदन करता है। अस्कंदन का मतलब होता है गाढ़ा करना, अस्कंदन का मतलब होता है उसको जमने से रोकना, जमने में हेल्प करना सर। उसके बाद होता है क्रिस्टलीकरण, मतलब क्या, जितना भी अशुद्धि बैठा हुआ है सबको छोटे छोटे अणु बना देगा, सबको पास मिला देगा, उसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अवसादन का मतलब नीचे बैठ जाना, अवसादन का मतलब नीचे बैठ जाना, ठीक है। तो अस्कंदन पे काम करता है कौन, फिटकरी करता है। फिटकरी ब्लड को रक्त का थक्का जाने में मदद करता है कौन, फिटकरी, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O फिटकरी का फॉर्मूला होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है। अगला है 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए जिम्मेदार है भाई, महात्मा गांधी ने शुरू किया था दांडी यात्रा से 6 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी यात्रा, यानी 5 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल शुरू हुआ था क्या, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है। मौद्रिक नीति अभी बताए थे, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। कौन बनाता है मौद्रिक नीति, आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है, महंगाई कंट्रोल करके रखना आरबीआई का काम है, ठीक है। और राजकोषीय नीति बनाती है भारत सरकार, राजकोषीय नीति भारत सरकार, विदेश नीति भारत सरकार, मौद्रिक नीति आरबीआई। अगला संवाद कौन सही मिलाना है, तो मेरातुल अखबार के लेखक कौन है, राजाराम मोहन राय। संवाद कौमुदी के भी कौन है, राजाराम मोहन राय, लेकिन क्या दादाभाई नौरोजी, गलत बात। दादाभाई नौरोजी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका है देवेंद्रनाथ टैगोर का, इंडियन मिरर है केशव चंद्र सेन का, ठीक है। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, केवल एक भी सही है। राष्ट्र गुप्तार है किसका, दादाभाई नौरोजी का, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन, हेलोजन कहां, वर्ग 17, क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन किसमें आ जाएगा, हेलोजन, ठीक है, वर्ग 17, ठीक है। और वर्ग 18 को बोलते हैं क्या, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नॉवेल गैस, ठीक है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया 3 भाग में, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे प्राचीन है पूंजीवादी, इसके जनक है एडम स्मिथ। समाजवादी के जनक है कार्ल मार्क्स, मिश्रित जनक है जेएम किन्स, और साम्यवादी नहीं है, ठीक है। और विकसित देश में ज्यादातर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे प्राचीन आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ इसके जनक है। भारत विश्व की सबसे बड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और जिसके जनक है जेएम किन्स, ठीक है, जेएम किन्स, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किस उग्र विचारधारा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षावृत्ति संस्था का, उसका उन्होंने तिलक, ठीक है, तिलक, तिलक ने, चलिए। और शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला किसने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा है, ठीक है। चलिए, याचना करने वाली संस्था किसने कहा है, बिपिन चंद्र पाल ने कहा है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा है 3 दिन का तमाशा है, तो कांग्रेस 3 दिन का तमाशा कहा है अश्वनी कुमार दत्त ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने एक और बात कहा था कि कांग्रेस जो है मेढक की तरह टराने वाली संस्था है, साल मेढक की तरह टराने वाली संस्था है, ठीक है। चलिए, अगला है संविधान की आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने आया, तो केशवानंद भारतीवाद 1973, ठीक है। संविधान के मूल ढांचा, संसद संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बाद आया था केशवानंद भारतीवाद। 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 7-6 से फैसला हुआ था, ध्यान रखना है। और इसी में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। चलिए, गोलकनाथ बाद आपका 1967 में आया था। अगला है लाहौर में 1926 में स्थापित नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। सहयोगी कौन है उसके, यशपाल है, ठीक है, सहयोगी उसमें यशपाल है, ठीक है। चलिए, नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। अगला है संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य की अनुसूचित जनजाति के लिए लोक समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करती है, अनुच्छेद 342। किसी भी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है, ठीक है। उसके लिए अधिसूचना जारी होता है अनुच्छेद 342 के तहत, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जनजाति आयोग है अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति आयोग 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का ए, ठीक है। अगला है किस 2 श्रेणी के मध्य नीलगिरी पहाड़ी है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मिलन बिंदु कौन है, वो कौन है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी। अब क्या है ये
विंध्याचल है, ये आपका सतपुड़ा है, उसके नीचे क्या है, अजंता है, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला है, दोनों मिला कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ी पर। यहाँ पे आपका अरावली पर्वतमाला है ये, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है आपका, ठीक है। अगला, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उत्पादक हैं दूध में, दाल में, मसाले में। दूध, दाल और मसाला में हम सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी गेहूं में चीन भी है, चाइना है, अमेरिका है, सब, ठीक है। तो भारत किन उत्पादों में सबसे ज्यादा है, तो आपका दूध है, दाल है और मसाला है, ठीक है। मसाले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, ओवरऑल मसाला मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन अगर बात करेंगे मसाले का, मसाला राज किसको बोलते हैं, केरल को बोलते हैं, ठीक है। चाय का उत्पादन असम, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, मक्का का उत्पादन कर्नाटक, ठीक है। तिलहन में कौन है, राजस्थान। दलहन में कौन है, मध्य प्रदेश। तिलहन राजस्थान, दलहन मध्य प्रदेश। चावल में, चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, जूट का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, कपास का महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। चलिए अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा भारत के साथ, तो रूस कौन सा सम्मिलित, गलत है, हमसे पूछा है। थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास नहीं, गलत बात है। थाईलैंड के साथ होता है मैत्री, तो मैत्री युद्ध अभ्यास होता है थाईलैंड के बीच, युद्ध अभ्यास होता है भारत अमेरिका के बीच। ये युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है, तो अमेरिका के बीच होता है, लामितिया फ्रांस के बीच, ठीक है। रूस के बीच इंद्र होता है, ठीक है। गरुड़ वरुण शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच है, ठीक है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। चलिए, संप्रीति भारत और बांग्लादेश, ये। उसके बाद धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जापान, धर्म गार्जियन है आपका जापान, धर्म गार्जियन जापान, ठीक है। चलिए फिर से आगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, तो दूध का जम गया, तो जम गया दूध, तो फिर दूध तो बनेगा नहीं उससे, ठीक है। तो लोहे पर जंग लग गया, क्या होगा, 3 और 4। बाकी वर्धपातन और वाष्पीकरण आपका भौतिक परिवर्तन है, जो दोबारा वापस आ जाए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का बेहोश होना भौतिक परिवर्तन, मर जाना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बेहोश हो गया दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्कन के पठार में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दक्कन पठार यानी कि महाराष्ट्र के इलाका में, ठीक है, सही बात है, ये दक्कन का पठार है यहाँ पे, ठीक है, दक्कन का पठार, ठीक है। काली मिट्टी कपास खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल सही बात, 100% सही बात है। और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कम है, नहीं, नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। ठीक है, ये गलत है आपका, केवल 1 और 2। नमी धारण करने की क्षमता, काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी लगने के बाद ही चिपचिपा हो जाता है। और काली मिट्टी में होता है कपास की खेती, गन्ने की खेती, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, मालवा क्षेत्र पश्चिम में गुजरात के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बिल्कुल। मालवा का पठार आपका गुजरात और इधर, सही है बात, ठीक है। मालवा का पठार ऐसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विस्तार है इसका, उत्तर प्रदेश में विस्तार है मालवा के पठार का, और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है, इसलिए मालवा के पठार को हरौती का पठार कहते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में। मालवा का पठार आपका अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। और उसके बाद बोला दक्कन का पठार त्रिभुजाकार हुआ है, जो बिल्कुल सही बात, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है। और दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार आपका महाराष्ट्र में, जिसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये त्रिभुजाकार है, दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार ये, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर में अरावली पर्वत से घिरी, बिल्कुल। ये आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इधर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इधर आपका है मध्य उच्च भूमि, बिल्कुल सही, मालवा पठार जिसको बोलते हैं, तीनों कथन आपका सही, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, हाँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आधारित है किस पे, महालनोबिस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 के बीच है, और इस पे बल दिया गया, इस पे तीव्र औद्योगिकरण पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल। और इसमें भारी उद्योग लगाया गया था, बिल्कुल सही बात है। कृषि नहीं, कृषि की बल इसमें नहीं हुआ था, केवल 1, 2 और 3। और इसमें 3 भारी उद्योग लगा था आपका, कहाँ कहाँ, तो आपका है एक राउरकेला में, भिलाई में और दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। राउरकेला आपका जर्मनी में है, भिलाई आपका, सॉरी, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ है उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने स्थापित किया बोकारो, रूस की सहायता से, झारखंड में, ठीक है। अगला, विद्युत धारा जो सदैव एक ही दिशा में जाए, वन डायरेक्शन हो, क्या बोलते हैं उसको, दिश धारा कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट, डीसी। लोकपाल के संदर्भ में ध्यान रखना, लोकपाल विधेयक पहली बार लाया गया था 1968 में, लेकिन पास नहीं हो सका। लोकपाल विधेयक फिर लाया गया 2013 में, और अन्ना हजारे 2011 में अनशन वगैरह सब किया था।
तो लोकपाल विधेयक लाया गया था भ्रष्टाचार वगैरह सबकी जांच के लिए, तो 2013 में। और इसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है और 8 अधिकतर सदस्य टोटल होते हैं, उसमें 9, एक अध्यक्ष और एक अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। बस यही कथन आपका हो गया गलत, ठीक है, केवल इसमें एक सही है, ठीक है। लोकपाल विधेयक, लोकपाल, हाँ इसमें अच्छा बोला है, इसमें असद चुनने के लिए, असद कौन है, केवल 2 है। अगर बोला इसमें गलत चुनने के लिए, तो गलत इसमें है आपका केवल 2, ठीक है। लोकपाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। चलिए, लोकपाल इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकपाल। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में लाया गया था, पारित नहीं हो सका, फिर 2013 में पारित हुआ, काम करना शुरू किया 2014 से, ठीक है। पीसी घोष पहले लोकपाल अध्यक्ष, ठीक है, पीसी घोष। नई रोशनी योजना विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया आपका, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। हाल ही में फाउंडेशन डे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पेरिस समझौता हुआ है 2015 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर स्थापित किया एक संस्था, उसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। और ये दिवस कब मनाया गया, 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च। अगला प्रश्न, अगला है पिच के संदर्भ में कथन विचार कीजिए, कौन असत्य है, असत्य हमें चुनना है इसमें। पिच अधिक होने से तीव्रता भी अधिक होती है, ये आपका सही है। और पिच जो है यानी कि सॉरी तारत्य, यानी पिच, पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसमें बोला है कौन, गलत चुनना, यही ना। पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसमें पूछा है, क्या पूछा है इसमें, कौन कौन इसमें गलत है ना। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 2026 को बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद, बांग्लादेश संसद का नाम है जातीय संसद, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो वह है आपका मेजर हाफिज उद्दीन अहमद, ठीक है। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव 2026 में, वहां पे नई सरकार बनी है। प्रसव के दौरान गर्भावस्था पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसे लव हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये यूट्रस को, यूट्रस पे प्रेशर डालने में हेल्प करता है, खास करके जब तो किसी बच्चे का जन्म हो रहा तब, ठीक है। ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, इससे मिल्क इजेक्टरी हार्मोन भी कहते हैं, दूध स्राव कराने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसे निकलता है प्यूबिटी ग्रंथि से हार्मोन, ठीक है। चलिए, इसमें बोले असत्य कथन चुनने के लिए, इसमें आपका, हाँ वही तो तारा, ये सही है लेकिन, ठीक है, इसमें जो आपका ये आंसर होगा, ठीक है, केवल एक होगा, ठीक है। कि पिच जो अधिक होने, पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, पिच उसके फ्रीक्वेंसी निर्भर करता है, ये सही बात है, ठीक है। ठीक है, इसमें पूछा है हम, अच्छा ये पूछा गलत, कौन सा, केवल एक होगा, ठीक है, केवल एक होगा, ठीक। तरत अधिक आयाम, ठीक है, आयाम। अगला मिलाना है, मिलाइए। छोटी आंत का सबसे पहला सब छोटका भाग कौन होता है, उसका नाम है ग्रहणी, जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। ग्रास नली की मांसपेशी में क्या होता है, थर्माकुंचन गति होता है। आहार नाल का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, आहार नाल का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मलाशय। आहार नाल का विभाग जो मुख के बाद आता है, क्या, मुख गुहा, ठीक है, क्या होगा, 1 3 4 2 है क्या, ऑप्शन ए 1 3 4 2। आहार नाल की शुरुआत होता है मुख गुहा से, मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। अगला, थ्रोम्बोसाइट, हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग बोल देते हैं क्या,
रक्त बिंबाणु, ठीक है, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इन कोशिकाओं वे कोशिकाएं सॉरी वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें लाल रंग का वर्णक होता है, बिल्कुल नहीं। लाल रंग का वर्णक किसमें होता है? आरबीसी में होता है। और ये रक्त के तक्के बनाने में मदद लेता है? नहीं। रक्त का तक्का कौन बनाता है? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सही बात। रक्त का तक्का बनाता है कौन? प्लेटलेट, सही है। उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सही है। ये बहुत छोटे होते, सही है। ए बी डी। और ये एंटीजन, एंटीजन बनाने रक्त प्रतिरोधी क्षमता, लड़ने की क्षमता कौन है? डब्ल्यूबीसी, मारधार करने वाला डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी कहा जाता है ल्यूकोसाइट। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ए बी डी। हीमोग्लोबिन होता है किसमें? आरबीसी में, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में यदि एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का स्राव बहुत कम हो तो क्या होगा? अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो गया तो क्या होगा? मूत्र स्राव की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जब मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा? तनु होगा, ठीक है। सांद्र नहीं होगा बल्कि तनु होगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हमारे गुर्दे किडनी के ऊपर क्या होता है? एडिनल ग्रंथि, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। वृक्क के ऊपर है, इसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इसको बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि, ये निकालती है हार्मोन। इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। 3F हार्मोन, 4S हार्मोन कहा जाता है इसे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन। जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है ग्रोथ हार्मोन निकालती, बिल्कुल सही है। ज्यादा निकल गया तो लंबाई के शिकार हो जाएंगे, एक्रोमेगेली जिसको बोलते हैं, शरीर बेढंगा हो जाएगा। कम निकला तो बौना हो जाएंगे, डॉर्फ हो जाएंगे। और थाइमस ग्रंथि इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधी क्षमता के विकास में मदद करता है, बिल्कुल। थाइमस ग्रंथि हमारे चेस्ट में होता है, और ये थाइमस ग्रंथि जो होता है बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। और वृषण यानी कि नरलिंग में और नर गुणों के विकास के लिए नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है मेल में होता है, ठीक है। ओवरी आपका फीमेल में होता है। तीनों कथन आपका सही है, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्या होगा? अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये बात का उल्लेख है अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में, ठीक है। और जितने भी उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों परिषद क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जितने मंत्री परिषद होता है क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण स्थानीय निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच का सह संयोजक श्रृंखला भूमिका निभाता है? उसका नाम आपका जिला परिषद, ठीक है। सीएजी अपना वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा विस्तार से करती है, कौन सी समिति? अभी बताया था आपको, लोक लेखा समिति। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है, ठीक है। अगला है सतर्कता आयोग, सीबीसी इसको बोलते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुआ था 1964 में इसके लिए, और इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया अधिनियम बना कब? तो ध्यान रखना है 2003 में, ठीक है। एक्ट आया 2003 में, ठीक है। और सीबीआई का स्थापना हुआ 1963 में, सीबीआई 1963 में स्थापना हुआ है, ठीक है। चलो अगला है भारत में ट्रेड यूनियन, ध्यान रखना है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ 1920 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय, ठीक है। प्रश्न बोला है क्या है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने स्थापित किया एटक की स्थापना 1920 में, ठीक है। अगला है इंडिया अर्थात भारत, दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो हमने फेडरेशन कहां से लाया है? सॉरी, हमने यूनियन, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है। और ये जो एक है आपका, ये कहां से है? कनाडा से, ठीक है। और संघीय व्यवस्था हमने कहां से लिया है? कनाडा से। संघीय व्यवस्था हमने लिया है कनाडा से। राज्यपाल का पद लिया है कनाडा से। अवशिष्ट सूची का प्रावधान लिया हमने कनाडा से, ठीक है। चलिए चलिए लास्ट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में 100वां संविधान संशोधन का उद्देश्य था भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी विवाद को सुलझाना। सीमा सम्मेलन के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था, और 101वां संशोधन के द्वारा हमने ऐड किया जीएसटी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को, हम लोग आज का जो टेस्ट का डिस्कशन था हमने आज कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से देख लें, और बाकी थोड़ा सा हमने फास्ट चला क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।